हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज 21 मई हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ा रहे थे। इससे पहले आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले डेफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो फाइलम कॉर्डेटा में सबसे टॉप पर रखा गया है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मोस्ट डेवलप्ड एनिमल है। तो डेफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। इसके बाद हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंशिएट किया था। हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में पाया जाएगा। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके अंतर्गत हमने टेस्टिस सैक, एपिडाइडिमिस, वेस्ट डिफरेंस, फिर इसके बाद वेस्ट डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल की ट्यूब से मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट के बाद हम किस में इंटर किए थे, हमने अलग से पढ़ा था, सेमिनल वेसिकल पढ़ा था, प्रोस्टेट ग्लैंड्स पढ़ी थी, काउपर ग्लैंड्स पढ़ी थी, और काउपर ग्लैंड्स के बाद हम किस में आ गए थे लास्ट टॉपिक पे। तो काउपर ग्लैंड्स से होते हुए हमने एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ऑर्गन पेनिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो जो पेनिस का स्ट्रक्चर है, पेनिस में हमने देखा था किस तरह से ब्लड फिलिंग होती है, उसमें जो है 3 कॉर्ड्स होते हैं। इन सब के स्ट्रक्चर के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आपको पता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ओवरी, मेन रिप्रोडक्टिव फीमेल ऑर्गन, जिसमें फीमेल गैमीट बनता है, ये एक पेयर में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद ओवरी के बाद क्या आता है, ओविडक्ट्स आती हैं। ओविडक्ट भी जोड़े में थी, एक पेयर में थी। फिर ओविडक्ट के बाद क्या था, यूट्रस पार्ट था। यूट्रस को हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, जहाँ पर फीटस का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, इम्प्लांटेशन करता है ये भ्रूण का। फिर इसके बाद यूट्रस के बाद हम किस पार्ट में आए थे, वेजाइना पार्ट में आए थे। वेजाइना के बाद हम किस पार्ट में आए थे, वल्वा पार्ट में आए थे। और वल्वा पार्ट में जो है मॉन्स प्यूबिस है, फिर क्या है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, फिर उसके बाद वेस्टिब्यूल है, फिर उसके बाद क्लाइटोरिस है। ये सारे स्ट्रक्चर्स थे। अभी हम मेन पार्ट में आते हैं, किसमें, ओवरी में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, हमारी जो यहाँ पर पेल्विक गर्डल है, यहाँ पर किडनी है, किडनी के नीचे ओवरी पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, जोड़े में पाई जाती हैं, पेयर में। तो जोड़े में जो किडनी पाई जा रही है तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इलिप्टिकल होता है या ओवल होता है। और ओवरी जो है हमारी यहाँ पर is the ovary. It is differentiated into outer cortical part called the cortex and the inner part is called the medulla. तो आप देख रहे हैं ये कॉर्टेक्स पार्ट, ये कौन सा है, ये पेरीफेरल पार्ट है, पेरीफेरल। और जो मेडुला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पर ओवरी में देखते हैं कि इट इज़ इन्वलप्ड बाय द 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स हैं यहाँ पर। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द पेरिटोनियम। कौन सी लेयर है ये, आउटर मेम्ब्रेन है। दिस मिडिल मेम्ब्रेन, रेड कलर की जो आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द जर्मिनल एपिथीलियम, इज द जर्मिनल एपिथीलियम। मिडिल लेयर as well as the inner membrane, this is called the tunica albuginea। कौन सी लेयर है, इनर लेयर। ये तीनों लेयर इसको प्रोटेक्ट करती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम में यहाँ पर जर्म सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऊगोनिया बनाएंगे। ऊगोनिया से डिवीजन से प्राइमरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा बनता है। अब यहाँ पर जो हमारी ओवरी है, जैसे इस तरह का आप एक जनरल स्ट्रक्चर देखें, तो ये जो ओवरी है, ये ओवरी जिस मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहती है, दैट इज कॉल्ड द मीसोवेरियम। मीसोवेरियम। तो क्या है यहाँ पर, ओवरी इस, ये ओवरी कनेक्ट्स टू कौन से पार्ट से, पेल्विक मेम्ब्रेन
बाई मीसोवेरियम, मीसोवेरियम से ये कनेक्ट रहती है, एज वेल एज ये जो मेम्ब्रेन है ये, दिस इज कॉल्ड द मीसेंट्री, क्या कहती है, मीसेंट्री, एंड ओवरी इज कनेक्टेड टू यूट्रस वॉल, जो यूट्रस की वॉल है, बाई मीसेंट्री, इसे क्या कहते हैं यहाँ पर, ओवेरियन लिगामेंट भी कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट से ये कनेक्ट रहती है, इसके कारण से ओवरी अपनी पोजीशन पर रहती है, क्या नहीं करती, शिफ्ट नहीं करती। तो आप देख रहे हैं मीसोवेरियम से तो ये कहाँ से जुड़ी हुई है, पेल्विक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई, छोटी मेखला जो वहाँ मेम्ब्रेन होती है, और इसके अलावा मीसेंट्री से जुड़ी होती है यहाँ पर यूट्रस की वॉल से। तो और ओवरी यहाँ पर ट्रिपल लेयर्ड है, और आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में डिफ्रेंशिएटेड होती है। जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, इसमें यहाँ पर जर्म सेल्स बनते हैं जो डिवीजन करके क्या बनाएंगे, बाद में प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ऊटिड और ओवम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम बाद में पढ़ेंगे। और ओवरी पढ़ने के बाद हम ओवरी के बाद जिसमें ओवम रिलीज होते हैं उस पार्ट में जाते हैं। एंड इट्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। किसमें डिफ्रेंशिएट है, कॉर्टेक्स में और मेडुला में। जो पेरिफेरल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स पेरिफेरल पार्ट, एज वेल एज द इनर पार्ट इज कॉल्ड द मेडुला। तो आप देख रहे हैं जो हमारी ओवरी है जिसमें फीमेल गैमिट्स बनेंगे, वो फीमेल गैमिट्स यहाँ पर जो बन रहे हैं वो कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफ्रेंशिएटेड है। इसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, जर्म सेल के डिवीजन से बनी हुई क्या बनेंगी यहाँ पर, ऊगोनिया, और ऊगोनिया क्या बनाएंगी यहाँ पर, oocyte। तो वेरियस प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड या आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही यहाँ पर जर्म सेल डिवाइड करके ऊगोनिया या क्या प्राइमरी oocyte बनाती हैं, और फिर प्यूबर्टी के समय या चाइल्डहुड स्टेज में ही धीमे धीमे फिर प्राइमरी oocyte डेवलप करने लगती है, फिर ग्राफिन फॉलिकल में, फिर उसके बाद मैच्योर हो जाती है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन oogenesis का अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। अभी हमने कौन सा पार्ट पढ़ा कि ओवरी का जनरल डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद हम आते हैं ओवरी के बाद किसमें, ओविडक्ट में, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। तो ओवरी प्रेजेंट कहाँ होती है, यहाँ पर जो हमारा पेल्विक गर्डल है, यहाँ देख रहे हैं पेल्विक गर्डल, इसमें जो हमारे किडनी है वृक्क, उसके ठीक नीचे ओवरी प्रेजेंट। हम आते हैं किसमें, ओविडक्ट में। कितनी होती हैं यहाँ पर, ए पेयर ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नलिकाकार जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर क्या है, ओविडक्ट हैं। ठीक, अब कैसे होते हैं यहाँ पर ओविडक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड फैलोपियन डक्ट या फर्टिलाइजेशन ट्यूब, बिकॉज इट कैरी, क्या करते हैं ये, इट कैरी द फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट को यहाँ पर डायरेक्ट ओवम नहीं है, जो है तो फीमेल गैमीट ओवम ही, लेकिन चूंकि जो ले जाती हैं ये ओवम नहीं ले जाती हैं, तो ओवम ले जाने से पहले क्या ले जाती हैं, ये प्राइमरी oocyte ले जाती हैं। तो प्राइमरी oocyte डिवाइड करती है तो सेकेंडरी oocyte बनती है। तो फीमेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट दिस ट्यूब। इसी ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसी ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो हम ओविडक्ट को अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन और देख लेंगे तो उसके लिए हमको यहाँ पर कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो हमने ऐसा क्या बना दिया, दिस इज द यूट्रस पार्ट। दिस इज द ओविडक्ट, देख रहे हैं, और दिस इज द ओवरी।
और ये जो कनेक्शन है दिस इज कॉल्ड द मीसेंट्री, ये मीसेंट्री है एंड दिस इज द ओवरी, इट इज ओविडक्ट, क्या है, अंडवाहिनी। अब आप देख रहे हैं थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहां पर जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इसका समीपस्थ भाग, इट इज जस्ट लाइक द फनल, इट इज कॉल्ड द फिम्ब्रिएटेड फनल, फिम्ब्रिएटेड फनल, ठीक है। ये ओवरी यहां पर देख रहे हैं ये कनेक्टेड है मीसेंट्री द्वारा, और ये जहां से अटैच है ये क्या है, मीजोवेरियम है। तो अब ओविडक्ट में एक फिम्ब्रिएटेड फनल कौन सा पार्ट है, एपिकल पार्ट है। अब एपिकल पार्ट के बाद अगर आप इसका बाकी पार्ट देखें तो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्पुला एंड इस्थमस, ये चौड़ा भाग है आगे का, ठीक है, ये वाला भाग चौड़ा है और पीछे की ओर जाकर थोड़ा थिन हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा, दिस पार्ट इज कॉल्ड द एम्पुला, द ब्रॉडर पार्ट, it is the fimbulated funnel, the part of the oviduct which receive the, क्या रिसीव करता है, ये सेकेंडरी oocyte। अब यहां से फिम्बुलेटेड फनल ने इसको रिसीव कर लिया, कीप की तरह होता है, इसे मिट्टी के तेल की कीप होती है, और वो कीप का जो आगे का 2/3 ब्रॉड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द एम्पुला, एंड द लास्ट पार्ट या थिन पार्ट इज कॉल्ड द इस्थमस। बाद का जो थिन पार्ट है उसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस्थमस कह रहे हैं। ये द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ओविडक्ट, और ओविडक्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर होती है, और इसीलिए यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है वो कंटिन्यू कहाँ बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ओवरी से जो रिलीज हो रहे हैं सेकेंडरी oocyte वो यहीं पर आते हैं। अब इसके बाद जो हम ओविडक्ट के दोनों ओविडक्ट आपस में जहाँ जाकर के मिल रही हैं, दैट ब्रॉडर पार्ट इज कॉल्ड द यूट्रस। ये कौन सा पार्ट है, यूट्रस है। अब ओविडक्ट के बाद हम किस में आ जाते हैं, यूट्रस में। हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय। द कौन सा पार्ट है आपका, डोम शेप्ड पार्ट है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है और जहाँ पर दोनों ओविडक्ट आकर के मिल रही हैं वहाँ से ये शुरू हो रहा है, और मेन इसका जो फंक्शन है, या पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें कि यूट्रस का, कि ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं कैसा फूला हुआ है और नीचे का पार्ट क्या होता जा रहा है, सकरा होता जा रहा है। तो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द, ये पार्ट क्या है, फंडिक, दिस पार्ट इज कॉल्ड द बॉडी एंड दिस लोअर नैरोअर पार्ट इज कॉल्ड द सर्विक्स। ये जो हमारा नीचे का पार्ट है दिस, ये क्या कहला रहा है, सर्विक्स कहला रहा है। अब द ब्रॉड वॉल इट इज कॉल्ड द, क्या कहेंगे यहाँ पर, बहुत थिक वॉल होती है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। क्या है मायोमेट्रियम, इट इज द फ्लैशी, फ्लैशी वर्ड वैसे मोस्टली फ्रूट्स के लिए यूज होता है लेकिन यहाँ भी यूज हो जाएगा, यह फ्लैशी वॉल ऑफ यूट्रस। अब आप देख रहे हैं ये यूट्रस में फंडिक, बॉडी और सर्विक्स 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। नीचे का जो पार्ट है वो नैरोअर पार्ट है, उसको सर्विक्स कहते हैं। अब इसकी जो वॉल है मायोमेट्रियम कहलाती है। द मेन फंक्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो फंक्शन है वो क्या होता है कि यूट्रस का जो फंक्शन है इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रॉय। तो एम्ब्रॉय को क्या करता है, इम्प्लांटेशन करता है। इसमें इम्प्लांटेशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रॉय। तो जो विकासशील भ्रूण को सपोर्ट मिल रहा है, इम्प्लांटेशन में क्या करना, उसको धारण करना, वो यहाँ पर ये इस वाले पार्ट में, और किससे कनेक्ट रहता है, विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से कनेक्ट रह करके ये भ्रूण को लगातार जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको पूरे को सपोर्ट करके अपने बॉडी में धारण करने की जो क्षमता है वो किसकी है, यूट्रस की है। तो अब यूट्रस में जो फंडिक, बॉडी और सर्विक्स पार्ट के बाद हम यूट्रस के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो किस वाले पार्ट में आ जाते हैं, गर्भाशय के बाद यहाँ पर जो मेन पार्ट है वेजाइना। वेजाइना क्या है, योनि पार्ट कहते हैं, ठीक है।
तो ये जो इसका लोअर सर्विक्स पार्ट है, ये ऐसा, ये लोअर सर्विक्स पार्ट आकर के जिस स्ट्रक्चर में खुलता है, दैट इस कोनिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द वेजाइना। अब ये वाले पार्ट में आप देख रहे हैं, इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जो वेजाइना है, वेजाइना को क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। इसी में क्या रहता है, जो सर्विकल पार्ट है, लोअर पार्ट आकर के नीचे की तरफ खुल जाता है, उसको वेजाइनल पार्ट कहते हैं। और इसी वाले वेजाइना के जो अंदर के जो फ्लैप्स होते हैं उसको वल्वा कहते हैं। और उसी से होकर के जो मेल गैमीट है वो अंदर इंटर करता है। तो इसमें जो वेजाइना के पार्ट वल्वा पार्ट है, ठीक है, वल्वा। अब वल्वा में क्या क्या होता है, यहां पर देखिए, इट कंटेन्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, इसमें निम्न स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब आप देखिए, पहला है मॉन्स प्यूबिस। यहां पर जो इस वाले फूले हुए पार्ट है, फीमेल्स में जो हेयर्स लगे होते हैं, दिस इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस। इसे प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है वो मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। एज वेल एज ये जो मॉन्स प्यूबिस पार्ट है, इसमें बहुत सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, फूला हुआ होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो लगे हुए, दीज आर द प्यूबिक हेयर्स एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, अब मॉन्स प्यूबिस के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाँ ठीक है, ऊपर तक आ रहा है, क्लियर। फिर हम आते हैं दूसरे में, लेबिया मेजोरा। यहाँ पर जो आउटर फ्लैप होते हैं, मांसल फ्लैप होते हैं वल्वा में, तो ये जो आउटर फ्लैप है, दिस इज कॉल्ड द लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा क्या है, यहाँ पर मांसल फ्लैप है, बाहरी फ्लैप है, कंटेनिंग ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स। बहुत सारी ऑयल और पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं। और मांसल फ्लैप होते हैं, फ्लैशी फ्लैप्स हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेबिया माइनोरा। देख रहे हैं, ये इनर पार्ट, दिस इज कॉल्ड द लेबिया माइनोरा। अंदर के फ्लैप हैं और इसमें जो मेनली होते हैं ओनली द ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा पाई जाती हैं। अब मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, जगह कम है, इसके बाद मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इसमें फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं यहाँ पर, वेस्टिब्यूल। ये वाला पार्ट लेबिया माइनोरा को जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर का पार्ट क्या कहता है, वेस्टिब्यूल कहलाता है। देयर आर 2 ओरिफाइस, दिस इज कॉल्ड द urethral pore for the excretions, for the removal of the urine, and this is called the, यहाँ पर जो पोर होता है, that pore is called the vaginal pore। आप देख लीजिए यहाँ पर कि वेजाइनल पोर और यूरेथ्रल पोर अलग अलग हैं। तो हमारा जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ऊपर का जो पोर है दैट इज यूरेथ्रल पोर, और जो इनर साइड का या लोअर साइड का जो पोर है दैट इज कॉल्ड द वेजाइनल पोर। अब आप देखिए, ये जो वेजाइनल पोर है, फॉर द एंट्री ऑफ द
एंट्री ऑफ सीमेन, यहीं से सीमेन इंटर करता है, पेनिस यहीं से इंटर करता है, तो फॉर द एंट्री ऑफ सीमेन लिख दे, फॉर द एंट्री ऑफ द पेनिस लिख देते हैं। अब इस वेजाइनल पोर में या वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होते हैं, इट कंटेन्स यूरेथ्रल पोर, फिर कॉमा लगाएंगे वेजाइनल पोर, ठीक है, इसको बिगाड़ दें, यूरेथ्रल पोर, वेजाइनल पोर एंड बर्थोलिन ग्लैंड्स। ये बर्थोलिन ग्लैंड्स भी होती हैं जो क्या कहते हैं, सीक्रेट्स द म्यूकस, ये म्यूकस सीक्रेट करती हैं। अब ये जो म्यूकस सीक्रेट कर रही हैं, इसी के कारण से ये पार्ट हमेशा चिपचिपा रहता है, ठीक है, म्यूकस सीक्रेट कर, एंड दीज ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड। ह्यूमन बींग्स में जो काउपर ग्लैंड होती है वो क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज करती है एसिडिटी को, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कौन सा पार्ट होता है, बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं, जो यहाँ पर काउपर ग्लैंड जो मेल में होती है, काउपर ग्लैंड्स ऑफ मेल के काउपर ग्लैंड के कैसी हैं, होमोलॉगस हैं, समजात हैं, और म्यूकस सीक्रेट कर रही हैं, एज वेल एज दिस पार्ट कंटेन्स द कौन से कहते हैं, वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी यहां पर होते हैं वेस्टिब्यूल में, इट कंटेन्स बैक्टीरिया विच क्या करते हैं, यहां पर जितने भी यहां पर ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस द एसिड टू न्यूट्रलाइज किसको न्यूट्रलाइज करते हैं यहाँ पर, पैथोजेंस। अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर ये एसिड सीक्रेट करते रहते हैं। अब इसके बाद वेस्टिब्यूल, ये वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये वेस्टिब्यूल में ही जो हमारा वेजाइनल पोर है, तो वेजाइनल पोर के ऊपर एक रचना लगी होती है, दैट इज कॉल्ड द हाइमेन। हाइमेन इज मेम्ब्रेन, हाइमेन इज द मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट्स द, किसको प्रोटेक्ट करता है यहां पर, ये वेजाइनल पोर, बट it may damage due to shock etc. It means it is not a symbol of virginity। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेम्ब्रेन फट गई है तो इंटरकोर्स हुआ होगा, एक्चुअली ऐसा हमेशा नहीं होता है, इट मे बी। तो ये वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है ये, कि हाइमेन जो मेम्ब्रेन है वेजाइनल पोर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है चारों तरफ से। दिस इज कॉल्ड द क्लाइटोरिस। एक पार्ट और रह गया अभी, दिस इज कॉल्ड द क्लाइटोरिस। एक पांचवा पार्ट है इसमें वेस्टिब्यूल के बाद, दैट इज कॉल्ड द क्लाइटोरिस, ठीक है, जहां पर माइनर जो लेबिया माइनोरा के दोनों फ्लैप आकर के मिलते हैं, यहां पर अपर ज्वाइनिंग या ऐसे ही सकते हैं, ज्वाइनिंग एंड ऑफ लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड क्लाइटोरिस which is homologous to पेनिस ऑफ मेल। मेल में जो पेनिस होता है
उसके होमोलॉगस माना गया क्लाइटोरिस को, और इस बार इसको क्लाइटोरिस को टच करने से जो सेंसेशन उत्पन्न होता है वो यहाँ पर कपुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। उसमें कारण से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और यूरिनरी पार्ट में और पूरे में किस में, यहाँ पर वेस्टिबुलर पार्ट में और क्लाइटोरिस पार्ट में। तो दैट इज़ होमोलॉगस टू द पेनिस ऑफ द मेल। तो आपने देखा यहाँ पर कि सबसे पहले हमने ओवरी से शुरुआत की, ओवरी के बाद किस में आते हैं, ओविडक्ट में आते हैं। दोनों ओविडक्ट जो है जहाँ पर जाकर ज्वाइंट कर जाती हैं, यहाँ पर मिलती हैं जिस पार्ट से, उस पार्ट को यूट्रस कहते हैं। दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फंडिक बॉडी एंड सर्विक्स, एंड इट्स फ्लैशी वॉल इज कॉल्ड द मायोमेट्रियम, एज वेल एज इट्स मेन फंक्शन टू द इम्प्लांटेशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। फिर इसके बाद इस सर्विक्स जो लोअर पार्ट है वो जहाँ खुलता है, दैट इज कॉल्ड द वेजाइना। वेजाइना के पार्ट बाद में आता है पार्ट वल्वा, और वल्वा में जो है मॉन्स प्यूबिस होता है, फिर लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, फिर इसके बाद क्लाइटोरिस है, और क्लाइटोरिस के पहले क्या था, वेस्टिब्यूल था। तो इतने सारे पार्ट्स यहाँ पर मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत इतने जो पार्ट्स आए हैं, इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम यहाँ पर जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, अभी तक हमने यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, ठीक है, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। अब इसके बाद हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, कि वास्तव में जो जनन की मुख्य रूप से क्रिया है या फिजियोलॉजी है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद फिजियोलॉजी में 3 स्टेप में उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की क्रियाविधि। अब देखिए जो फिजियोलॉजी है रिप्रोडक्शन के, जनन की क्रियाविधि है, इसको 3 स्टेप में डिफ्रेंशिएट किया है। किसमें किसमें? पहला यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस हिंदी में क्या कहते हैं इसको, युग्मक जनन। जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर वो है कपुलेशन, कपुलेशन को हिंदी में कहते हैं मैथुन, द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। एज वेल एज थर्ड पार्ट है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन पार्ट है उसको हिंदी में कहते हैं निषेचन, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो हम यहाँ पर एक एक स्टेप में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, युग्मक जनन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉपुलेशन, और उसके बाद कौन से टॉपिक में आएंगे, फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। अब हम आते हैं गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। नाम से समझ में आ रहा है कि मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक स्पेशल फीचर होता है, विशेषता होती है कि उसमें विशिष्ट जनन अंग होते हैं और गैमीट्स का निर्माण होता है, युग्मकों का। तो सामान्य रूप से हम लोग या सामान्य रूप से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब है प्रत्येक कोशिका में जो क्रोमोसोम संख्या होती है वो 2n होती है। तो मनुष्य में जो ह्यूमन सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी सेल्स, तो ह्यूमन की जो बॉडी सेल्स होती हैं, हर सेल क्या है, 2n है। 2n का मतलब है यहाँ पर कैसी है, डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड है तो आप देखेंगे कि मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अगर यहाँ पर टेस्टिस है, वृषण है, और इस जगह फीमेल में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा, ओवरी है, तो दोनों यहाँ पर सेल्स दोनों की डिप्लॉयड हैं। तो किसी भी तरह से इन सेल्स को डिप्लॉयड को कैसे बोलना है, हैप्लॉयड बोलना है। तो युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉयड, ऑलवेज हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड में बदलना है, इसका मतलब है इन दोनों में कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो अब गुणसूत्रों की संख्या आधी करना है हमको, तो अर्धसूत्री विभाजन यहाँ जरूरी है, दैट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। तो जो गैमेटोजेनेसिस है वो दोनों में होगा। मेन रिप्रोडक्टिव जो मेल ऑर्गन है वो टेस्टिस है और फीमेल है वो ओवरी है। तो युग्मक जनन में यहाँ पर
नर और मादा जननांगों में, या केवल कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत क्या बनाना, युग्मक बनना। द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाय मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्रीवायन के फलस्वरूप होता है। अब कैसे हो रहा है हमको ये पढ़ना है, इसकी प्रोसेस पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की प्रक्रिया, इसमें क्या है, 3 स्टेप आते हैं। इन 3 स्टेप्स, 3 चरणों में युग्मक जनन होता है। कौन कौन सा स्टेप है हम देख लें यहाँ पर। जो पहला स्टेप है यहाँ पर, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इन 3 फेज लिख सकते हैं, इसको स्टेप की जगह फेजेस ज़्यादा अच्छा वर्ड है। हिंदी में कहते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज में का मतलब है क्या करना है, यहाँ पर विभाजन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणन प्रावस्था। दूसरा है यहाँ पर ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज हिंदी में क्या कहते हैं, वृद्धि प्रावस्था। और तीसरे स्टेप को क्या कहते हैं यहाँ पर, मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज हिंदी में कहते हैं यहाँ पर मैचुरेशन को परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। तो 3 फेज में यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस हो रही है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन में तीनों फेज को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस 2 है। अगर यहाँ पर मेल गैमीट्स बन रहा है तो मेल गैमीट का एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, स्पर्म कहते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो गैमेटोजेनेसिस हम यहाँ पर 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं कि अगर हम यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन देख रहे हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब किसका निर्माण, शुक्राणुओं का। तो शुक्राणु का निर्माण किस में होगा, ओवरी में, सॉरी किसमें, टेस्टिस में होगा। और अगर हम यहाँ पर oogenesis पढ़ रहे हैं, अंडाणु जनन, तो अंडाणु का निर्माण किस में होगा, ओवरी में होगा। तो गैमेटोजेनेसिस को हम यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा पार्ट है यहाँ पर oogenesis। इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन, और इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं अंडाणु जनन। ये कहाँ होगा, इन टेस्टिस, और ये कहाँ होगा, इन ओवरी। ठीक, हमको दोनों स्टडी करना है। पहले वृषण में शुक्राणु जनन का अध्ययन करना है, फिर यहाँ पर ओवरी में किसका, oogenesis का स्टडी करनी है। हम आते हैं इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में। These are the germinal cells, germinal cells of testis। वृषण की जनन कोशिकाएं हैं। आपको पता है जो वृषण में हमने आपको बताया था कि डबल लेयर्ड होता है। जो आउटर लेयर थी वो क्या थी, यहाँ पर पढ़ा था आपने, ट्यूनिका वेजाइना, और अंदर की पार्ट ट्यूनिका एल्बोजिनिया। उसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम थी, जनन कोशिकाएं, सारी कोशिकाएं द्विगुणित थीं, और वो जर्मिनल सेल्स यहाँ पर हैं। ये जर्मिनल सेल क्या करेंगी, पहला फेज हमारा है
तो ये सूत्री विभाजन करेंगी माइटोटिक डिवीज़न। जब सूत्री विभाजन करेंगी तो आप देखिए यहाँ पर साइज हम उतना ही रखें, थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये 1 से 2 बन रही है, फिर कई बार मल्टीपल डिवीज़न होता है, माइटो डिवीज़न लगातार होता है, कोई एक सेल थोड़ी करेगी। तो जर्मिनल सेल एक सेल बनाई है, यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। तो ये सारी जो सेल्स हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो फेज़ है ये हो गया यहाँ पर कौन सा, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक। 1 से 2 बननी है, 2 से 4, 4 से 8, कितने भी समय तक हम बना सकते हैं। अब इसमें कोई भी एक सेल आकार में बड़ी हो गई, ठीक है। अभी तक ये जो सेल लगातार डिवीजन करनी थी, दीज आर कॉल्ड द स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम दिया, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये साइज में बड़ी हो गई, क्या नाम देंगे इसको, ग्रोथ फेज। गुणन प्रावस्था के बाद दूसरी जो प्रावस्था आती है उसमें क्या कहते हैं उसको यहाँ पर, हाँ ठीक है आ रहा है, वृद्धि प्रावस्था। इसमें ये इसका साइज क्या कर गया, इनलार्ज कर गया, साइज इनलार्ज, साइज इनलार्जमेंट, ठीक है। ये जो साइज इनलार्ज हुआ इसे कहेंगे यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी ये कैसी है, द्विगुणित है। ये सब इसी तरह ग्रो करेंगे, हम केवल एक को दिखा रहे हैं यहाँ ग्रो करके। अब इसके बाद इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीज़न होगा मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। जैसे अर्धसूत्री विभाजन होगा आपको पता है कि जो है सेल 1 से 2 बन जाएंगी, दोनों अगुणित हो जाएंगी। 1 से 2 सेल तो बनती ही है डिवीज़न में, लेकिन कैसी हो गई, ये डिप्लॉयड था, ये कैसी हो गई, हैप्लॉयड हो गई। और ये जो हैप्लॉयड सेल्स हो गई, दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें फिर से डिवीज़न होगा, कौन सा, मियोटिक डिवीज़न, मियोटिक डिवीज़न सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अब 2 से कितनी सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी, और ये चारों सेल क्या होंगी, अगुणित होंगी, बिकॉज इट दिस टाइप ऑफ डिवीजन आल्सो कॉल्ड द माइटोटिक डिवीजन। आपको पता है सूत्री अर्धसूत्री पढ़ चुके हैं, तो ये कौन सा था, ये अर्धसूत्री प्रथम, और ये कौन सा था यहाँ पर, अर्धसूत्री द्वितीय। तो वास्तव में रियल माइटोटिक डिवीजन कौन सा है, मियोटिक फर्स्ट, जिसमें एक द्विगुणित कोशिका 2 हैप्लॉइड या अगुणित कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बदल गया, जिन सेल्स में दीज आर कॉल्ड द स्पर्मेटिड्स, इनको हिंदी में कहते हैं पूर्व शुक्राणु। क्या कहते हैं, पूर्व शुक्राणु। आप देख रहे हैं ग्रोथ फेज के बाद की जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड द मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज, हिंदी में कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, पूर्व शुक्राणु हैं, इसमें कुछ कमियां हैं। एक प्रोसेस होगी अब स्पर्मियोजेनेसिस, उसके फलस्वरूप कायांतरण होगा। क्या होगा, कायांतरण, यहाँ पर कहते हैं मेटामार्फोसिस। कायांतरण जानते हैं ना, जैसे टेडपोल किसमें बोलते हैं, एडल्ट में, तो उसी तरह से यहाँ पर कायांतरण हो गया। इस कायांतरण के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बन गए, These are the sperms, also called the male gametes। आप देखिए स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म में बदले तब प्रोसेस को क्या नाम दिया यहाँ पर, कायांतरण। और ये जो कायांतरण प्रोसेस है, इस कायांतरण के फलस्वरूप एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन गए। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हों तो कितने स्पर्म बनेंगे, 400 बनेंगे। या पूछ लिया जाए कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 100 स्पर्म, फॉर फॉर्मेशन ऑफ
100 स्पर्म, अगर 100 स्पर्म बनाना है, हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज इसेंशियल, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की क्या होगी, आवश्यकता होगी। आप देख लीजिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर 2 थे और कितने स्पर्म बने, 4। अगर हमको 100 स्पर्म बनाना है तो 100 स्पर्म के लिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने चाहिए, 50 चाहिए। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने चाहिए, 25 चाहिए, क्योंकि आप इससे 4 गुने स्पर्म बन रहे हैं। क्योंकि मियोटिक डिवीज़न 2 स्टेप में होता है, मियोटिक फर्स्ट, मियोटिक सेकेंड। तो मियोटिक डिवीज़न में फर्स्ट और सेकेंड में मिला करके 1 से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती, 4 गुना बनती हैं। तो यहाँ पर 100 स्पर्म बनाने के लिए 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए और सेकेंडरी कितने चाहिए, 50 चाहिए। तो दिस इज द गैमेटोजेनेसिस पार्ट, और स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, टेस्टिस से स्पर्म फॉर्मेशन देख रहे हैं। और स्पेशली ये जो प्रोसेस है ये, तो ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस, माने शुक्राणु जनन। बट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस, also called the spermatogenesis, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं जर्मिनल सेल में, जब तक मल्टीपल डिवीजन हुआ तब तक स्पर्मेटोगोनिया, जैसे साइज एनलार्ज किया ग्रोथ फेज, और जैसे ही यहाँ पर ग्रोथ फेज के बाद डिवीजन प्रोसेस शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड द मैचुरेशन फेज। तो टेस्टिस के अंदर हो रहा है और टेस्टिस के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, इसीलिए इनन्यूमरेबल स्पर्म बनते हैं। स्पर्म काउंट इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है और स्पर्म का साइज भी क्या होता है, यहाँ पर छोटा होता है इन कंपेरिजन टू द फीमेल गैमीट। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किसका था, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस पार्ट था। और ये जो स्पर्म बन रहे हैं, हम यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कैसा होता है, गतिशील होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं वेरी स्मॉल, ठीक है। फिर फ्लैजेलेटेड, या फिर लिख सकते हैं मोटाइल, ठीक है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब the sperm is differentiated into the 3 parts, the head, middle piece and tail, ठीक है। आप देख रहे हैं द अपर पार्ट हेड है, बीच में मिडिल पीस है, ऊपर टेल है। हेड कंटेन्स ए कैप नुमा स्ट्रक्चर, this is the cap numa structure called the acrosome, that is responsible for the piercing the ovum। इससे एंजाइम रिलीज होते हैं एक्रोसिन हाइलुरोनिडेज, वो क्या करते हैं यहाँ पर फीमेल गैमीट को या ओवम को पियर्स करने का काम आएगा। एज वेल एज इट इज ए क्लियर न्यूक्लियस, this is the nucleus between the head and middle piece, this is called the neck, and in the neck there are 2 centriole, this is the proximal centriole
proximal centriole and this is the distal centriole. तारक केंद्र that is responsible for the, क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर, सेल डिवीजन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। तो प्रॉक्सिमल समीपस्थ तारक केंद्र है और क्या है, दूरस्थ तारक केंद्र है। एक्चुअली जो डिस्टल होता है वो मिडिल पीस में आ जाता है एंड इन द मिडिल पीस द स्पाइरल चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट कंटेन्स द स्पाइरल चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्पाइरल चेन सर्पिल श्रृंखला होती है, इसके कारण से लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फॉर द मूवमेंट एंड दिस इज द टेल कंटेन्स द फ्लैजला, कशाभिका होती है जिसके कारण से ये क्या करता है, मूव करते हुए और फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, जो कि फीमेल गैमीट यहाँ पर जब सीमेन के साथ रिलीज होंगे मेल गैमीट, तो फीमेल की बॉडी में यहाँ पर कहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ पर यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाना पड़ेगा। तो फैलोपियन ट्यूब तक चढ़ना पड़ेगा, पहुँचने के लिए यहाँ पर फ्लैजलर मूवमेंट होता है और उसकी जो एनर्जी चाहिए वो स्पाइरल चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टोर्ड फूड नहीं होता है, केवल यहाँ पर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो तेज़ी से यहाँ पर एनर्जी रिलीज करते हैं, इसके कारण से क्या करता है, ये कशाभिका द्वारा गति करता हुआ पहुँच जाता है। अब आपने यहाँ देख लिया कि किसका स्ट्रक्चर था, स्पर्म का, ये मेल गैमीट का था कि बहुत छोटा होता है, फ्लैजेलेटेड होता है, मोटाइल कह सकते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और हेड मिडिल पीस और टेल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। हेड में एक्रोसोम कैपनुमा स्ट्रक्चर होता है एज वेल एज एक क्लियर न्यूक्लियस होता है। मिडिल पीस में द चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मिडिल पीस और हेड के बीच में दो तारक केंद्र हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द सेल डिवीजन इन द फीमेल गैमीट। तभी फीमेल गैमीट में फ्यूजन के बाद विभाजन होगा। तो वास्तव में जो फीमेल गैमीट होता है वो सेकेंडरी oocyte के रूप में होता है, तो वो पहले ऊटिड और ओवम में बदलता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाते हैं, तारक केंद्र पाए जाते हैं और लास्ट में क्या थर्ड पार्ट क्या होता है, टेल होता है। अब हम इसी पार्ट में आते हैं, इसके बाद किस में, गैमेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद किस में आ सकते हैं, oogenesis में। अब गैमेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हम आते हैं oogenesis में। oogenesis को हिंदी में अंडाणुजनन कहते हैं। वो आपको पता है कि अंडाणुजनन प्रक्रिया कहाँ हो रही होगी, ओवरी में हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं oogenesis, और जो oogenesis प्रक्रिया होगी यहाँ पर से लिख दे रहे हैं oogenesis, तो किस में हो रही होगी, इन ओवरी, ठीक है। अब ओवरी में हो रही है, किस तरह से हो रही है उसको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ते हैं। यही 3 फेज होंगे यहाँ पर, जो फेज यहाँ पर थे आप देखिए, दीज आर द जर्म सेल्स ऑफ ओवरी। अंडाशय के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसल मेम्ब्रेन होती है, उसमें जर्म सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये जो जर्म सेल्स हैं ये सूत्री विभाजन करेंगे, माइटोटिक डिवीजन, और सूत्री विभाजन के बाद जो सेल्स बनेंगी ये भी डिप्लॉयड होंगी एंड दीज आर कॉल्ड द oogonia एंड दिस फेज इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। अब oogonia में कोई भी एक oogonia आकार में बड़ी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte एंड दिस फेज इज कॉल्ड द, कौन सी फेज कहलाएगी, ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। यहाँ तक तो सेम है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में।
वहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ पर oogonia है, यहाँ पर जो है प्राइमरी oocyte है, वहाँ पर क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। अब थोड़ा सा डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस आया कि इस फेज में प्राइमरी oocyte में मियोटिक डिवीजन शुरू हुआ, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट। नाउ द 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगी, ठीक है, बन रही है हैप्लॉइड सेल, बट a large cell and a small cell both are haploid. This is called the secondary oocyte. It means unequal division takes place, and this is called the polar body first. अभी आपको बताते हैं क्यों अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। फिर ये सेकेंड, ये तो डिवीजन करेगी नहीं, फिर इस सेकेंडरी oocyte में फिर से डिवीजन हुआ यहाँ पर meiotic division second. Now again the 2 cells are formed, एक small cell and a large cell. This is called the ooted and this is called the polar body second, and ootis is ultimately converted into the ओवम। अब देखिए आप यहां पर, इन द केस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू द 4 स्पर्म्स। शुक्राणु जनन में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 शुक्राणु बना रहा था, बट इन केस ऑफ द oogenesis 1 प्राइमरी oocyte गिव राइज टू द सिंगल ओवम। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, मियोटिक डिवीजन तो हो रहा है। तो मियोटिक डिवीजन तो हुआ, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। तो हैप्लॉइड तो हुआ, लेकिन यहां पर क्या है, अनइक्वल डिवीजन टेक्स प्लेस टू मेंटेन द साइज एज वेल एज योक मटेरियल इनटू द ओवम। तो यहां पर दोनों में, इन दोनों केस में अनइक्वल डिवीजन टेक्स प्लेस। क्यों अनइक्वल डिवीजन होता है, टू मेंटेन साइज एंड अमाउंट ऑफ योक इन ओवम। फीमेल गैमीट का साइज और उसके अंदर जो न्यूट्रिशस मटेरियल भरा हुआ योक, उसके अमाउंट को क्या करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। अगर ओवम का साइज छोटा हो जाएगा, इक्वल डिवीजन होता चला गया स्पर्म की तरह, तो 4 ओवम बन जाते, तो साइज छोटा हो जाता। एक नुकसान क्या हो जाता कि हमारा स्पर्म या मेल गैमीट उसके अंदर इंटर नहीं कर पाता। दूसरा लॉस क्या हो जाता कि ओवम के अंदर जब स्पर्म फ्यूज करता है, स्पर्म जब अंदर जाता है तो फ्यूजन कहते हैं उसको, तो जो जाइगोट बनता है, जाइगोट को डिवाइड करने के लिए एनर्जी जो मिलती है वो इसी से योक से मिलती है। जैसे आपने देखा जो प्लांटलेट होता है, छोटा सा नन्हा सा पौधा, तो सीड जब अंकुरण करता है तो प्लूमूल और रेडिकल निकलता है। तो प्लूमूल और रेडिकल जो निकला, उसमें जब तक लीफ नहीं बन जाती, फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं होती, तब तक उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूण पोष। उसी तरह से ओवम के अंदर योक भरा रहता है, तो जाइगोट को डिवाइड करने के लिए लगातार एनर्जी जो मिल रही है योक से मिल रही है। और ये योक से एनर्जी मिलने के बाद अगर प्लेसेंटल मैमल हैं तो प्लेसेंटा से मदर से कनेक्शन हो जाता है, यूट्रस से एनर्जी मिलने लगती है। और अगर ओवीपेरस से अंडज हैं तो उसके अंदर ही इतना न्यूट्रिशन होना चाहिए कि वो एम्ब्रॉय को फुल्ली डेवलप्ड कर दे। तो एम्ब्रॉय को फुल्ली डेवलप करने के लिए अमाउंट ऑफ योक और साइज दोनों को मेंटेन रखने के लिए ओवम क्या होता है, सिंगल बनता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। ह्यूमन बींग्स में ओवम में योक की मात्रा बहुत कम होती है, माइक्रोलेस्थल कहते हैं, कभी कभी एलेस्थल भी कहते हैं। तो आपने देखा कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर जो है, जो ग्रोथ फेज के बाद ये जो लास्ट का जो प्रोसेस है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड अ मैचुरेशन फेज। क्या कहेंगे इसको, मैचुरेशन फेज। अब जो पोलर बॉडी बनती है ध्रुवीय कोश का, इनका क्या फंक्शन है, तो पोलर बॉडी चूंकि oogenesis से बन रही है, अंडाणुजन हमेशा किस में होता है, फीमेल में होता है, ओवम में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर पोलर बॉडी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फीमेल। तो ये पोलर बॉडी पाई जाती हैं, इसे डोमेस्टिक के फॉर्म में ही पाई जाती हैं।
तो यहाँ पर अनइक्वल डिवीज़न हुआ तो oogenesis हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर अंडाणु के फॉर्मेशन के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ ओवम, कि ओवम कितने प्रकार का है। ओवम का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कोई नहीं होता, केवल ओवम कैसा है, यहाँ पर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ ओवम पढ़ लेते हैं। वहाँ पर हमने किस में पढ़ लिया था, यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, यहाँ पर पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ ओवम। अब जो ओवम का टाइप है, प्रकार है, तो यह है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, अमाउंट ऑफ योग, योग की कितनी मात्रा ओवम के अंदर है। ओवम को ही एग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ओवम एग अलग अलग नहीं है, कितनी मात्रा उसके अंदर है उसके आधार पर ओवम 3 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस अमाउंट ऑफ योग ओवम इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा है, पहला है माइक्रोलेसिथल, दूसरा नाम है इसका ओलिगोलेसिथल। ठीक है, तो माइक्रोलेस्थल या ओलिगोलेस्थल का मतलब है यहाँ पर लघु पीतकीय अंडे, लघु पीतकीय अंडे। तो अमाउंट ऑफ yolk is very less, बहुत कम योग होता है। एंड इन ह्यूमन ओवम इट इज very less, also known as alesithal, हिंदी में कहते हैं अपीतकीय। इतना कम योग होता है कि उसको एलेस्थल भी कहते हैं। अब जो माइक्रोलेस्थल के जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ह्यूमन बींग्स भी इसी में आता है। इसका मतलब है कि यूथेरियन मैमल्स इसी में आते हैं, और यूथेरियन मैमल्स के अलावा और जो कंडीशंस हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं जो ओवम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमको यही पढ़ना है कि यहाँ पर ओवम कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर एम्फिऑक्सस है, ट्यूनिकेट्स है, तो एग्जाम्पल है यहाँ पर कौन सा, यूथेरिया मैमल्स, यूथेरियन मैमल्स, ट्यूनिकेट्स हो सकते हैं और एम्फिऑक्सस हो सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम आते हैं यहाँ पर मेगालेसिथल, मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल। हिंदी में कहते हैं वृहत पीतकीय अंडे। योग की मात्रा क्या, बहुत ज़्यादा, द योग, या ऐसे लिख दें अमाउंट ऑफ योग, अमाउंट ऑफ योग इज सो हाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में योग है, तो उसे हम कौन सी दशा कह सकते हैं, मेगालेस्थल कह सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स के ही तो अंडे हम खाते हैं, योक निकलता है, पीला पदार्थ, फैट होता है उसमें, चारों ओर से प्रोटीन लेयर से, वाइट मैटर से घिरा होता है। तीसरे में हम आते हैं यहाँ पर माइक्रोलेस्थल, मेगालेस्थल, और तीसरा कौन सा है बताएं आप, डिफ्रेंशिएट कर देना है अंडे को। एक को माइक्रोलेस्थल हो गया, फिर दूसरा कौन सा हो गया आपका, मेगालेस्थल हो गया। अब मेगालेस्थल के बाद हम किस में आ जाते हैं, आपका मीसोलेस्थल में, जो उसमें अमाउंट है योग का वो मध्यम दर्जे का है, मीसोलेस्थल। हिंदी में कहते हैं मध्य पीतकीय अंडे। अमाउंट ऑफ योग, अमाउंट ऑफ योग इज
मीडियम। नॉर्मल यौक है, ना बहुत ज़्यादा है ना कम है। एग्जाम्पल है यहाँ पर एम्फीबियंस, जो उभयचर हैं, ठीक है, उन सब में जो यौक की मात्रा होती है वो मध्यम होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकते हैं, डिप्लॉयड फिशेस हो सकते हैं, एंड डिप्लॉयड फिशेस। This is the amount of yolk on the basis of, sorry, this is the types of ovum on the basis of the amount of yolk। अब yolk के अमाउंट के आधार पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अगर ये डिफ्रेंशिएशन हम किसके बेस पर करना चाहें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये था कि लिए डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ position of yolk in ovum, it is of 3 types। अगर yolk की स्थिति देखें, किस जगह पर yolk है ओवम में, तो उसमें भी 3 टाइप्स हैं। ये भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, वो तो अमाउंट की मात्रा के आधार पर था, माइक्रो, मेगा, मीसो। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि पहले वाले में बहुत कम योग था, दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा था मेगा में, और मीसो में क्या था, मीडियम कंडीशन में था। अब अगर हम योग की पोजीशन के आधार पर देखें तो इसको यहाँ पर होगा एक आइसोलेसिथल, आइसोलेस्थल एक्स, हिंदी में कहते हैं समपीतकीय, समपीतकीय अंडे। तो क्या होगा यहाँ पर, yolk इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो yolk है वो सामान्य रूप से सब जगह फैला हुआ है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो माइक्रोलेस्थल एक्स है, माइक्रोलेसिथल एक्स। क्यों? क्योंकि yolk बहुत कम होता है, सामान्य रूप से फैला हुआ है। दूसरा है यहाँ पर टेलोलेस्थल एक्स, टेलोलेसिथल एक्स, हिंदी में कहते हैं अंत्य पीत की, ध्यान रखिएगा, अंत्य पीत की अंडे। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो yolk है, ये आपका ओवम हो गया है। ओवम में 2 पोल हैं, एक तरफ yolk है और एक तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म, कोश का द्रव्य। तो आप ध्यान रखिए कि टेलोलेस्थल अंत्यपीतकी का मतलब है कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। तो जो कॉर्नर पर है, तो yolk जिस तरफ होता है उसको हम यहाँ पर वेजिटल पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटल पोल। और जिस तरफ साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं एनिमल पोल, एनिमल पोल। इसको कहते हैं प्राणी गोलार्ध या प्राणी ध्रुव कह सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं, उद्भिज, उद्भिज ध्रुव। तो हमको ये ध्यान रखना है कि yolk केवल एक तरफ है। तो एग्जाम्पल क्या है इसमें, इसमें एग्जाम्पल है आपका मेगालेसिथल, मेगालेस्थल एंड मीसोलेसिथल एक्स। तीसरी कैटेगरी है यहाँ पर सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल एक्स, हिंदी में कहते हैं केंद्र पीतकीय अंडे, केंद्र पीतकीय अंडे। ये जो सेंट्रोलेस्थल एग हैं बिल्कुल सेंटर पर पाए जाते हैं। और चूंकि ये सेंटर पर पाए जा रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा है ना, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये जो ओवम है, ओवम के अंदर अंदर की तरफ yolk है और चारों ओर से घिरा हुआ क्या है, साइटोप्लाज्म, कोश का द्रव्य। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स। जितने भी कीट होते हैं उन सब के अंडे सेंट्रोलेस्थल होते हैं, केंद्र पीतकीय होते हैं। तो दिस इज द
टाइप्स ऑफ ओवम ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ योक। तो आज आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया, गैमेटोजेनेसिस पार्ट पढ़ लिया, युग्मक जनन। युग्मक जनन में आपने यहाँ पर शुक्राणु जनन पढ़ लिया, शुक्राणु की संरचना पढ़ ली, अंडाणु जनन पढ़ लिया और अंडाणु जनन में टाइप्स ऑफ ओवम पढ़ लिए, दोनों बेस पढ़ लिए अमाउंट ऑफ योग के आधार पर और यहाँ पर योग की पोजीशन के आधार पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे कि ओवरी और यूट्रस के अंदर जो oogenesis प्रोसेस वास्तव में संपन्न होती है अंडाणु जनन, वो एक टिपिकल प्रोसेस है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कपुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, मैथुन जिसको कहते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और उसी में एक फीमेल्स में एक टॉपिक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, उसकी स्टडी करेंगे। तब हमारा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।